92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक रिश्ते की मौत और इसको लिखा है स्नेहवीर गोसाई ने। वो बारिशों का पहला इतवार था। चारदीवारी के अंदर नमी और बाहर बादलों का डेरा था। घर के माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। दीवार घड़ी मिनट की सुई के 12 पर आते ही टन टन की आवाजें करने लगी। चेतना की नींद टूट चुकी थी, लेकिन आंखों में थकान फिर भी मौजूद थी। काफी देर तक वो बिस्तर पर बैठी रही, जैसे अपनी खोई हुई नींद को तलाश कर रही हो। थोड़ी देर के बाद उसने बाथरूम की ओर कदम बढ़ाया कि तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम पर पड़ी। राहुल वहां बैठा अखबार पढ़ रहा था। चेतना ने कुछ कहा नहीं, मगर राहुल के नजर उठाते ही नजर से एक सवाल पूछ लिया। राहुल ने औपचारिकता निभाते हुए उस अनपूछे सवाल का जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी नींद खराब हो, इसलिए अपनी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। वो पेपर्स ले आओ, मैं साइन कर देता हूं। चेतना ने ड्रॉअर से पेपर निकालकर मेज पर रख दिए। दोनों अजनबी बन जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले का तकल्लुफ निभाना बहुत मुश्किल था। माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए एक तीसरी आवाज दरवाजे की तरफ से आई। डोरबेल के 2 बार बजने के बाद चेतना ने दरवाजा खोला। ब्रोकर कयूम अंसारी दहलीज पे खड़ा था। नमस्ते मैडम, कैसे हो आप? चेतना ने सर हिलाकर ठीक होने का इशारा किया। आप इतने सवेरे? अरे मैडम, मैं तो 3 दिन से आ रहा हूं, आप घर पे मिलते ही नहीं। चेतना ने ब्रोकर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कुछ लेंगे? नहीं मैडम, सबीना ने सुबह चाय पिला दी थी। चेतना ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, सबीना? कयूम भाई ने शर्माते हुए जवाब दिया, सबीना मेरी वाइफ, पिछले महीने मेरी शादी हुई है। चेतना के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कयूम भाई आपने? तभी उसने टोकते हुए कहा, कयूम नहीं मैडम, कयूम। चेतना कयूम के बातूनी मिजाज से वाकिफ थी। मैडम, मैंने सबीना को आपके बारे में बताया, वो भी आपकी तरह नौकरी करना चाहती है, ताकि हम लोग भी अपना घर ले सकें। चेतना बेमन से मुस्कुरा दी। अच्छा कयूम भाई तुम्हें? कयूम नहीं मैडम, कयूम। हर बार यही गलती करती हैं आप। चेतना ने लगभग झुंझलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैडम, मेरी दादी कहती थी कि गलत नाम पुकारने से शैतान को बुलावा जाता है। अच्छा बताइए, क्यों बुलाया आपने? कयूम भाई, इस घर के लिए कोई पार्टी ढूंढ के लाइए। कयूम भाई ने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे आप लोग किसी दूसरे शहर जा रहे हैं क्या? चेतना ने ना में सर हिलाया। तो फिर इस घर को किराए पे क्यों चढ़ा रहे हैं? किराए पे नहीं चढ़ाना, घर बेचना है, चेतना बोली। अचरज के कारण कयूम की आंखें छोटी हो गईं। इस बार वो राहुल की ओर देखते हुए बोला, सर ऐसा बढ़िया घर आपको पूरे याद शहर में नहीं मिलेगा, आप इसको क्यों बेच रहे हो? अच्छी लोकेशन, पानी, बिजली, छोटा हुआ तो क्या, बड़े मौके का फ्लैट है मैडम। राहुल ने इस सवाल को टालने की कोशिश की। अरे तभी तो आपसे लिया था कयूम भाई। कयूम ने अपनी बात जारी रखी। देखो सर, मैं तो ब्रोकर हूं, मेरा तो काम है बिकवाना, पर मैं आपको पार्टी नहीं समझता। आपके मेरे घर जैसे ताल्लुकात हैं। मुझे समझ नहीं आता आप इस घर को क्यों बेच रहे हो। कयूम की गैर जरूरी फिक्र ने राहुल की मौजूदगी में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया था। चेतना से रहा ना गया। बोली, कयूम भाई, हम घर इसलिए बेचना चाह रहे हैं क्योंकि हम अलग हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चेतना के मुंह से उन दोनों के अलग होने की बात सुनकर कयूम चुप हो गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, ठीक है मैडम, मैं देख के बताता हूं। कयूम के जाते ही घर में फिर से खामोशी आ गई। चेतना ने किचन से सैंडविच लाकर टेबल पर रखा। जिस घर में संडे का इंतजार पूरे हफ्ते रहा करता था, अब वहां उस संडे का एक लम्हा काटना भी मुश्किल हो रहा था। जो घर कभी राहुल और चेतना की खिलखिलाहट का गवाह था, वो आज दोनों के बीच छाई खामोशी को देख रहा था। शूरा के पास जूते पहनते हुए राहुल को चेतना अक्सर डांटा करती थी, तुम लेसेस ठीक से क्यों नहीं बांधते राहुल, गिर जाओगे किसी दिन। और फ्रिज के पास पानी पीती हुई चेतना को राहुल टोक देता था,
चीनू, तुम बोतल क्यों झूठा करती हो? ग्लास से नहीं पी सकती। इस डांट में शिकायत भी थी, प्यार भी था, मगर गुजरते वक्त के साथ न जाने कब इस मीठी तकरार में कड़वाहट घुल गई थी। टेबल पर पड़ा सैंडविच खाए जाने का इंतजार कर रहा था। उदास मन से बनाया गया खाना भी उदास होता है। राहुल ने बैग से पेपर निकालते हुए कहा, यह बैंक की ईएमआई पूरी होने का सर्टिफिकेट है। अब तुम, मेरा मतलब हम लीगली इस घर को बेच सकते हैं। चेतना कुछ नहीं बोली। उसकी नजर दीवार पर पड़े उस धब्बे की तरफ गई जिसे वो आजकल अक्सर देखा करती थी। वो निशान उस दिन बना था जब खुशी में भागते हुए उसका पैर फिसला और टेबल पर रखा कप उछलकर दीवार से जा लड़ा था। उस दिन जब वो अपने यूरोप जाने की बात राहुल को बताने के लिए घर आई थी। पैर पर क्रीम लगाते हुए राहुल ने बड़े संभल कर शुरुआत की थी। चीनू, महीने में 15 दिन तो तुम बाहर ही रहती हो। ये भागम भाग वाली नौकरी छोड़ के कोई रेगुलर रूटीन वाली जॉब कर लो ना। चेतना इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। नौकरी छोड़ दूं? मगर क्यों राहुल? तुम अपनी मम्मी के जैसी बातें मत करो ना। सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। अच्छा वो हमने घर खरीद लिया, रोज रोज की चिक तो खत्म हुई, मैं अच्छा कमाने लगी हूं, अब तो हम कार भी ले सकते हैं। तुम इसे अच्छा कहती हो चीनू? माँ के घर में कैसी रौनक रहती थी। ये घर तो नाइट शेल्टर बन के रह गया है। 2 साल हो गए हमारी शादी को। हमें फैमिली प्लान करनी है। मैंने अब तक तुम्हारी बात को समझा, पर अब 1 साल और एंड आई हैव टर्न्ड 34। राहुल की बात सुनकर चेतना के चेहरे का रंग बदलने लगा। तुमने मेरी बात को समझा मतलब? राहुल, तुम्हारे कहने पर मैंने नौकरी करना शुरू किया। 2 साल दिन रात मेहनत किया है। अब जब उस मेहनत का इनाम मुझको मिल रहा है तो तुम चाहते हो मैं नौकरी छोड़ दूं? राहुल को उस दिन उस बहस से झगड़े की बू आने लगी थी। उसने बात को संभालने की कोशिश की थी। चीनू, कहीं ना कहीं तो इंसान को रुकना होता है ना। जहां तक पैसों का सवाल है, इतना तो मैं कमा ही रहा हूं कि घर चल जाए। अब तुम्हें अपनी फैमिली की ओर ध्यान देना चाहिए। राहुल की इस बात ने चेतना के गुस्से को और भड़का दिया था। तुम्हें? क्योंकि मैं एक औरत हूं और मुझको अपने करियर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। डोंट बी अ मेल शोविनिस्ट राहुल। रूठने मनाने के कई दौर चले थे। दोनों ने रास्ता निकालने के लिए बातचीत भी की थी, लेकिन आखिर तक आते आते वो बातचीत आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाती थी। अपने अपने तर्कों से दोनों अपने अहम को सींच रहे थे। उस दिन डाइनिंग टेबल पे जो नाराजगी उनके दिलों में बैठ गई थी, वो आज तलक जारी है। राहुल ने चेतना की ओर देखे बगैर कहा, मैंने पेपर पर साइन कर दिए हैं, कोई और फॉर्मेलिटी हो तो बता देना। राहुल निकलने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। चेतना ने उसकी ओर देखा। ये वो राहुल नहीं था जिससे वो प्यार करती थी। दुनियादारी ने राहुल को करप्ट कर दिया था। खिड़की से बाहर झांकते हुए राहुल ख्यालों में डूबा था। कितनी खुदगर्ज हो गई है चेतना। मैं, मेरा करियर, मेरी कामयाबी, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी है। एक ही कमरे में खड़े हुए दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो दोनों अब भी सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। राहुल और चेतना के बीच झगड़े नए नहीं थे। नई थी तो सिर्फ वजहें। शादी के बाद राहुल के घर वालों ने चेतना को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसकी नौकरी, उसके कपड़ों, उसके रहन सहन, सब पर टिप्पणियां की। राहुल ने चेतना को हर बार डिफेंड किया, लेकिन फिर भी तानों से खींची हुई चेतना उसको ही जिम्मेदार ठहराती। राहुल घर छोड़ना नहीं चाहता था। इस बात की टीस उसको हर रोज चुभती थी। चेतना कभी परेशान होकर उससे कुछ कहती तो राहुल भड़क उठता। अब तो हमने घर भी छोड़ दिया, अब तुम क्यों परेशान हो? चेतना समझ जाती थी कि राहुल माँ बाप का घर छोड़कर अलग रहने के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैंने तुम्हारे कहने पर रिसर्च छोड़कर नौकरी करना शुरू किया और मेरी एक बात मानकर तुम एहसान जता रहे हो। राहुल, अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुमने घर छोड़ा है तो बेशक तुम अपने घर जा सकते हो। रोज रोज चुभने वाली बातों से उनके रिश्तों का धागा और भी कमजोर हो गया था। राहुल ने घर देर से आना शुरू कर दिया और चेतना खाना बनाकर अक्सर सो जाया करती थी। घर अब सचमुच एक
रैन बसेरा भर रह गया था। बातचीत के कम होने के साथ साथ समझौते की उम्मीद भी कम होती गई। एक दिन चेतना दफ्तर से लौटी तो उसने देखा राहुल अपना सामान सूटकेस में डाल रहा था। राहुल को कपड़े बांधते देखकर चेतना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। झुंझलाहट, गुस्सा, दर्द, न जाने कितने जज्बात थे जो एक साथ उसके दिल में उठ रहे थे। लेकिन उसने सोच लिया कि वो रोएगी नहीं, हालातों का सामना करेगी। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? पेपर्स तैयार करवा देना राहुल, मैं साइन कर दूंगी। राहुल चुपचाप चेतना की बातें सुनता रहा। दरारों से भरा रिश्ता भर भरा के गिर रहा था। सामने खड़ी औरत चेतना नहीं हो सकती, ये तो कोई अजनबी है। चेतना की बात राहुल के दिल में तीर बनकर चुभ गई। चीनू, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो नहीं गई राहुल, तुमने मुझे पागल बना दिया है। जाना चाहते हो चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राहुल कुछ कहता इससे पहले ही दरवाजे पर हॉर्न बजने लगा। 4 दिन की ऑफिस ट्रिप पर जाने के पहले ही चेतना ने उसको अलविदा कह दिया था। वापस आने के बाद राहुल भी अपने माँ बाप के घर चला गया। उधर चेतना ने अपनी तन्हाई के साथ समझौता कर लिया था। एक दिन दफ्तर से निकलते ही उसको कयूम भाई का फोन आया। हेलो मैडम, मैं 1 घंटे में पार्टी ला रहा हूँ। चेतना ने पर्स में हाथ डालते हुए कहा, हाँ ले आइए कयूम भाई, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाथ डालने पर जब चाबी नहीं मिली तो चेतना ने पर्स की हर जेब में चेक किया। फिर दरवाजे के बाहर पर्स उलट कर देखा, लेकिन घर की चाबी नहीं थी। आसपास सब जगह ढूंढ लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। थककर चेतना सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी कयूम भाई भी आ गए। चेतना ने ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आसपास कोई चाबी बनाने वाला नहीं है कयूम भाई? कयूम भाई ने एक निगाह ताले पे डाली और कहा, मैडम ये जर्मन ताला है, इसकी चाबी बनना मुश्किल है। चेतना ने हार कर पर्स से फोन निकाला, फिर कुछ सोचकर अंदर रख दिया। एक दीवार थी, उसको रोक रही थी। सामने कयूम और घर देखने आए 2 लोग खड़े थे। उसके पास कोई और चारा नहीं था। चेतना ने मजबूर होकर नंबर लगाया। उधर से राहुल की आवाज आई, हेलो, हाँ बोलो। चेतना ने बड़ी हिम्मत करके कहा, राहुल मेरी चाबी खो गई है, क्या तुम आ सकते हो? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। राहुल को ऑटो से उतरता देखकर घर देखने आई औरत ने चेतना से पूछा, ये आपके हस्बैंड है? सवाल सुनकर चेतना एक पल को कंफ्यूज हो गई। समझ नहीं आया हां कहे या ना। वो रिश्ता अभी मरा नहीं था। उसने हां और ना के बीच वाला में जवाब दिया। बुजुर्ग दंपति थोड़ा मिलनसार मिजाज का था। जब तक राहुल आकर दरवाजा खोलता उस औरत ने दूसरा सवाल दाग दिया, कोई बच्चा बच्चा है आपका? चेतना को जैसे बिच्छू का डंक लग गया हो। क्यों कुछ जाहिर से सवाल हालात के बदल जाने पर चुभने लगते हैं। इस सवाल ने किसी नासूर को कुरेद दिया था। चेतना की चुप्पी और माथे की शिकन से उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया। महिला के अगला सवाल पूछने से पहले दरवाजा खुलने की आवाज हुई। चेतना ने थोड़ी राहत महसूस की। घर को पूरे सामान सहित बेचा जाना था। एक अजीब सा मौका था चेतना और राहुल के लिए। आज उनके बनाए संसार की कीमत लगाई जा रही थी। वो डाइनिंग टेबल जिसे खरीदने के लिए राहुल 2 महीने जिम नहीं गया था, वो टीवी जो चेतना की पहली कमाई से खरीदा गया था और सबसे पहले उस पर दोनों ने अपनी शादी का वीडियो देखा था। क्या कागज के टुकड़ों से खरीदा जा सकता है ये सब? लेकिन तिजारत का उसूल है कि बेचने वाला अपने सामान की खूबी बताता है और खरीदने वाला उसकी कमियां गिनाकर मोल भाव करता है। सोफे पर अपनी उंगलियां फिराती हुई वो औरत बोली, दिस इज नॉट रियल लेदर। आप ठीक ठीक सबका लगा दीजिए, हमको घर पसंद है। राहुल के तन बदन में जैसे चिंगारियां दौड़ गईं। मिसेस अरोड़ा, ये सोफा मैंने अपने सामने बनवाया है। दिस इज प्योर इटालियन लेदर। थोड़ा झेपने के बाद मिसेस अरोड़ा सेल्फ डिफेंस पे उतर आई। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे जो लगा सो कह दिया।
3 साल पुराने अप्लायंसेस और फर्नीचर की कीमत अपने आप 1/3 हो जाती है, उस पे भी आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मिसेस अरोड़ा की बातों से पहले ही नाराज चेतना भड़क गई। मिसेस अरोड़ा, हमको नहीं बेचना आपको अपना घर, आप प्लीज जाइए, थैंक यू फॉर कमिंग। उसके जाते ही राहुल ने कयूम को झड़का। कयूम भाई, ये कैसे लोग पकड़ के ले आते हैं आप, जिनको प्योर और फेक लेदर की पहचान तक नहीं है? कयूम भाई राहुल और चेतना के जज्बात को समझते थे। एक लंबी सांस लेते हुए बोले, अरे सर, उसने रेट एकदम ठीक लगाया था, आप बेकार में पुरानी चीजों के लिए जज्बाती हो रहे हैं। कयूम भाई की बात सुनकर राहुल की खींच गुस्से में बदल गई। सीधे सीधे बताइए, आप घर बिकवाना चाहते हैं या नहीं? कयूम भाई का मुस्कुराता चेहरा अचानक संजीदा हो गया। नहीं सर, मैं इस घर को कतई नहीं बिकवाना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को यहीं इसी घर में एक साथ देखना चाहता हूं। इशारों से इजाजत लेकर कयूम भाई चले गए। फिर से दोनों के बीच एक चुप्पी छा गई। राहुल ने धीरे से पुकारा, चेतना। हमेशा चीनू पुकारने वाले राहुल के मुंह से अपना नाम सुनकर चेतना रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से उसको पुकार रहा हो। राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा, ये चाबी रख लो। चेतना ने फिक्र जताते हुए कहा, तुम्हें आना होगा तो क्या करोगे? राहुल ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, अब ज्यादा आना नहीं पड़ेगा, कोर्ट से परसों की डेट मिल गई है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। राहुल फैमिली कोर्ट के अहाते में 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था। कंधे पर हमेशा की तरह एक बैग और उसके साइड पॉकेट में पानी की बोतल। राहुल ने घड़ी देखी और वक्त काटने के लिए इधर उधर देखने लगा। कोर्ट क्या था, आखिरी सांसें लेती एक इमारत भर थी। सीलन से सलेटी हुई दीवारें बहुत उदास लग रही थीं, जैसे लोगों के जुदा हो जाने की सारी तकलीफ इन खामोश गवाहों ने उठा रखी हो। तभी उसे किसी के दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश से बचने के लिए चेतना भागती हुई कोर्ट के पोर्च की तरफ आ रही थी। कहीं कहीं भीग गई थी। उसके बालों और पलकों पर जमी बूंदें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। छाता लाना भूल गई थी। राहुल ने हांफती हुई चेतना की तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी। चेतना अपनी ही धुन में थी। उसने ढक्कन खोला और सीधे बोतल को मुंह से लगा लिया। राहुल की त्योरियां चढ़ गईं। चेतना को रोकने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ सोच के रुक गया। पानी पीने के बाद एक लंबी सांस लेकर चेतना ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी की झलक देखकर उसको कुछ याद आ गया। ओह आई एम सॉरी। राहुल कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। हेलो? हाँ राहुल, हम दोनों पहुंच गए, मेन गेट के पास आ जाओ, 15 मिनट में हमको अंदर जाना है। कुछ देर में राहुल और चेतना जज साहिबा के सामने खड़े थे। आप अपनी मर्जी से एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं? राहुल ने जवाब देने से पहले नजर चुराकर एक बार चेतना की तरफ देखा। ये कौन सी चेतना उसके सामने खड़ी है? वो जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिसने उसकी खातिर कितनी तकलीफें उठाई थीं, या वो जिसने झगड़ा हो जाने पर हफ्तों तक उससे बात नहीं की थी? शक्लें दोनों की एक सी हैं, लेकिन फितरत कितनी जुदा। राहुल अपने ख्यालों में खोया था कि एक जोरदार आवाज आई, जवाब दीजिए। राहुल ने हाँ में सर झुका दिया। लव मैरिज की थी? इस बार दोनों ने सर हिलाया। कितने साल हो गए शादी को? जी 2 साल। राहुल के जवाब में शर्मिंदगी थी। जरा सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि अलग होने जा रहे हो? जब रिश्ता नहीं संभलता तो शादी क्यों की थी? 2 हफ्ते अच्छे से मशवरा कर लो, फिर आना। राहुल की शक्ल पे तकलीफ देखकर वकील साहब बोले, अरे आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ये काम है इनका। कोई भी जज नहीं चाहता कि तलाक हो। समझा कर, डांट कर इसको रोकने की कोशिश की जा सकती है। इट्स अ रूटीन थिंग। वकील साहब अपने काम पे निकल गए। राहुल को समझ नहीं आया कि चेतना को क्या कहकर विदा ले। वो बिना कुछ कहे निकल ही रहा था कि चेतना ने आवाज दी, राहुल, इस बैग में वो जेवर हैं जो मुझको शादी के वक्त मिले थे, देख लो और इस पेपर पे रिसीविंग दे दो। चेतना की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ गया।
ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? चेतना के चेहरे पे संजीदगी थी। आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही था। जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा। राहुल ने बगैर देखे साइन कर दिया और बैग लेकर निकलने लगा। चेतना ने फिर से आवाज लगाई, रुको राहुल, एक चीज और रह गई है। चेतना ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर राहुल के हाथ में रख दी। राहुल चेतना को देखता रह गया। जिस अंगूठी को ढूंढने के लिए उसने लगभग याद शहर की सारी दुकानें छान मारी थीं, जिसे खरीदने के लिए उसने आधे पैसे उधार में लिए थे, जो अंगूठी उसकी जिंदगी की सबसे महंगी चीज थी, जिसको देने के पहले उसने लफ्जों को बदल बदल कर सारी रात रियाज किया था, वो अंगूठी चेतना ने उसको लौटा दी थी। राहुल का मन हुआ कि सब लोग गायब हो जाएं और तन्हाई में वो थोड़ा रो ले। गला खराशते हुए उसने चेतना से कहा, चेतना तुम सब कुछ भी लौटा दोगी ना तो कुछ है ना जो बाकी रह जाएगा। इस बार दोनों फिर से खामोश हो गए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कोर्ट से लौटने के बाद चेतना काफी देर तक लेटी रही। खाना बनाने के लिए वो किचन में पहुंची और परात में आटा निकालकर दाएं हाथ की 2 उंगलियां बाएं हाथ की तरफ बढ़ाईं। अचानक उसे याद आया कि आटा गूंथने से पहले जिस अंगूठी को वो अक्सर निकाल दिया करती थी, आज तो वो अंगूठी उसकी उंगली में है ही नहीं। बहुत देर तक कुछ सोचती रही। इस दौरान 100 दफा उसका ध्यान अपनी खाली अनामिका की तरफ गया। कोर्ट की सुनवाई के बाद दिन गुजरते गए। 2 हफ्तों की बेचैनी के बाद आखिरकार फैसले की घड़ी आ गई थी। पिछली रात तूफान आया था, शायद कुदरत भी थोड़ा नाराज थी। बारिश के कारण कोर्ट जाने वाली सीधी सड़क धंस गई थी। ऑटो को घूमकर यूनिवर्सिटी रोड से ले जाना पड़ा। बारिश का मौसम, यूनिवर्सिटी रोड और आसमान से गिरती नन्ही नन्ही बूंदें। अतीत ने चारों तरफ से चेतना को घेर लिया था। रोज गार्डन के सामने वाली रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो वक्त जैसे थम गया। यहीं तो चेतना ने उन ख्यालों को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन आंसुओं को नहीं रोक पाई जो उसको बताए बगैर चुपचाप आंखों में आ गए थे। कोर्ट प्रेमाइसेस में खड़े राहुल के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। चेतना के पास आते ही उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसको देखा और कहा, चेतना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझको यहां आके कैसा महसूस होता है। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? चेतना अपना चेहरा छुपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है राहुल। ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त है। चेतना के शब्दों और उसके एहसासों में एक अजीब सा विरोधाभास था। चेहरा पोंछने के बहाने उसने रुमाल अपनी आंखों से लगा लिया। राहुल ने बेंच के पीछे से एक बड़ा सा पॉली बैग निकालकर चेतना को दिया और कहा, ये लो। चेतना बैग की तरफ देखते हुए बोली, क्या है इसमें? तुम्हारा कुछ सामान है, राहुल ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया। चेतना कुछ पूछती इससे पहले राहुल का फोन बज उठा। हेलो, हाँ वकील साहब बोलिए। अच्छा मैं आ रहा हूं। राहुल चेतना की तरफ मुड़ा और बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं। राहुल के जाते ही चेतना की जिज्ञासा जाग गई। उसने वो बैग खोला और अंदर का सामान देखने लगी। जैसे जैसे वो सामान निकालने लगी, तारीखें, मौसम, दिन का वक्त उसके दिमाग में घूमने लगे। राहुल ने उसका दिया हुआ एक एक तोहफा संभाल के रखा था। एक फोटो फ्रेम जिसमें दोनों के साथ खिंचाई गई पहली तस्वीर थी। वो कॉफी मग जिसे उसने शायद कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे जैसे वो सामान निकाल रही थी, वैसे वैसे यादों की गहराई में डूबती जा रही थी। आखिर में एक डायरी निकली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, 3री सालगिरह पर मेरी तरफ से।
चेतना को याद आया कि अगले महीने ही उनकी शादी की 3री सालगिरह है। उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात लिखी थी उस डायरी में। कुछ अधूरे, कुछ पूरे शेर थे जिन्हें राहुल ने नौसिखिएपन में लिखा था। चेतना ने नजर उठाई तो दूर खड़ा राहुल वकील साहब से बात कर रहा था। उसको पास आता देख के उसने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। थोड़ी देर में वो जज साहिबा के सामने खड़े थे। कागज पढ़ने के बाद जज साहिबा ने एक बार दोनों की तरफ देखा। चेतना, आप अपनी मर्जी से राहुल रावत से तलाक लेना चाहती हैं? चेतना कुछ नहीं बोली। जज साहिबा ने सवाल दोहराया। चेतना, आप अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहती हैं? चेतना उसी सोच में डूबी थी। चेतना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। चेतना ने राहुल की तरफ देखा। उसके दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में वही अंगूठी थी जो चेतना ने उसको वापस की थी। उसके आंसू निकल पड़े। नहीं, मैं राहुल को तलाक नहीं देना चाहती। जज साहिबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राहुल हैरान होकर चेतना की तरफ देख रहा था। जज ने अपना सवाल राहुल से पूछा। राहुल, क्या आप चेतना से तलाक लेना चाहते हैं? नहीं मैम, मैं। राहुल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सारे शिकवे गिले खारे पानी के साथ बह गए। बाहर बादल छंट चुके थे। शाम की पीली रोशनी में सब कुछ नया नया सा लग रहा था। राहुल और चेतना कोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे कि कयूम भाई का फोन आ गया। हेलो, आपके प्राइस पे एक पार्टी मान गई है, कहो तो शाम को ले आऊं। राहुल की आंखें नम थीं, लेकिन होठों में मुस्कुराहट थी। अरे कयूम भाई, इस घर को बेच देंगे तो चेतना और मैं रहेंगे कहां? अगली बार सबीना को साथ लेके आइएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।